भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस व्याख्यान माला के व्याख्यान में मैं अपनी ओर से और वंदना संघ दीक्षा भूमि नागपुर की ओर से मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को और उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोग कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, उनके प्रति मंगल कामना प्रेषित करता हूँ और सबको सादर सप्रेम जय भीम। आज के इस व्याख्यान का विषय है संविधान का अनुच्छेद 16। ध्यान दीजिए, आज के इस व्याख्यान का विषय है संविधान का अनुच्छेद 16। संविधान के मसौदे में इस अनुच्छेद का क्रम 10वां था, तो मसौदे में इसको 10वां अनुच्छेद कहा जाता है, जो संविधान में आगे चलकर अंतिम दृष्टि से अनुच्छेद 16 बन गया है। इस अनुच्छेद के संबंध में जब हम बात करेंगे तो विशेषतया अनुच्छेद 16(1) खंड 1, अनुच्छेद 16 का खंड 2 और अनुच्छेद 16 का खंड 4 इस संबंध में बात करने वाले हैं। हमारे चर्चा का फोकस होगा खंड 4। खंड 4 इसलिए फोकस होगा क्योंकि खंड 4 सार्वजनिक सेवाओं में अर्थात केंद्र सरकार की नियुक्तियों में, केंद्र सरकार की सेवा में, राज्य सरकारों की सेवाओं में और केंद्र और राज्य शासन द्वारा जितने भी सार्वजनिक उपक्रम चलाए जाते हैं उन उपक्रमों में नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य मागास वर्ग को, अन्य पिछड़े वर्ग को जो आरक्षण दिया गया है, उस आरक्षण के संबंध में यह अनुच्छेद 16(4) है। और इसीलिए हमारे लिए केवल आरक्षण के लाभार्थियों के लिए नहीं, सारे ही भारतीयों के लिए अनुच्छेद 16(4) को समझना, इसके अंतर्गत दिए गए आरक्षण को समझना, इसके संबंध में संविधान सभा की भूमिका को समझ लेना, इसके संबंध में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता है उनकी भूमिका को समझ लेना जरूरी है। फिलहाल ऐसा मानकर चलिए थोड़ी देर के लिए आरक्षण के समर्थक आरक्षण के लाभार्थी हैं और जिनको आरक्षण के किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं है, ऐसे सामान्य प्रवर्ग के लोग, जिसको हम जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं, प्राय वह आरक्षण को विरोध करते हैं। आरक्षण के समर्थक आरक्षण का समर्थक क्यों करते हैं? सिर्फ आरक्षण मिलता है इस लाभ के लिए करते हैं या उसके पीछे कोई सिद्धांत है, उसके पीछे कोई तत्व है, उसके पीछे कोई फिलॉसफी है? इस आधार पर समर्थन करते क्या, मुझे जानकारी नहीं, परंतु केवल लाभार्थी होने के नाते समर्थन करना और उस प्रावधान के पीछे का सिद्धांत, उस प्रावधान के पीछे का तत्व, उस प्रावधान के पीछे की फिलॉसफी समझकर उसका समर्थन करना, यह दो अलग बातें हैं। आज मैं इस प्रावधान के पीछे की फिलॉसफी, इस प्रावधान के पीछे के सिद्धांत और इस प्रावधान के पीछे के तत्व जो संविधान सभा ने घोषित किए हैं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने घोषित किए हैं, वह मैं बताने का प्रयास करने वाला हूँ। विरोधकों के लिए भी यह जानना जरूरी है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। सिद्धांत को विरोध कर रहे हैं, फिलॉसफी को विरोध कर रहे हैं, या केवल वह आरक्षण के लाभों से वंचित है, या उनको ये बताया गया है कि आरक्षण के लाभार्थियों के वजह से
आप लोग पीड़ित हो इसलिए विरोध कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, परंतु शायद यदि वह ध्यान से सुने और आरक्षण के पीछे की फिलॉसफी, आरक्षण के पीछे का तत्वचिंतन, आरक्षण के पीछे के सिद्धांत यदि वो जानते और समझते और बाद में विरोध करते हैं तो मैं इनके विरोध को जायज़ मान भी सकता हूँ और उनसे वाद विवाद हो सकता है, तर्क हो सकता है। केवल लाभार्थी है और लाभार्थी नहीं, इस आधार पर समर्थन और विरोध, यह कोई विरोध भी नहीं है और कोई समर्थन भी नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमें अनुच्छेद 16 खंड 1, खंड 2 और खंड 4 देखना है। इस विषय पर बोलने से पहले मैं 2 बातें आप लोगों से बताना चाहता हूँ। अभी – 2020 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है मराठों के आरक्षण के संबंध में। मराठा समुदाय अपने आप को SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास मानता है। महाराष्ट्र में गायकवाड़ आयोग स्थापित किया गया था। गायकवाड़ आयोग ने महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास करके घोषित किया। महाराष्ट्र शासन ने उनको शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया और सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण दिया। 16% आरक्षण दिया गया था। प्रकरण केस हाईकोर्ट में गई इसके विरोध में। हाईकोर्ट ने मराठा समुदाय के अनुकूल निर्णय दिया। आरक्षण का प्रतिशत शिक्षा में 12% किया और रोजगार में नियुक्तियों में 13% किया, जिसके चलते आरक्षण कितना हो गया? शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसीओं को 50% मान लीजिए, मराठाओं को 12% और सवर्ण को 10%, 72% आरक्षण हो गया। और सरकारी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति जनजाति को 50%, मराठा समुदाय को 13% और सवर्ण को 10% केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया है, तो 73% हो गया। 73% आरक्षण। इंदिरा साहनी का एक जजमेंट आया था 1993 में, जिसमें आरक्षण की सीमा 50% के ऊपर नहीं होनी चाहिए यह कहा गया था। उसका भी मैं जिक्र आप लोगों से करने वाला हूँ। तो महाराष्ट्र के उच्च न्यायालय ने इस आरक्षण को मान्यता दी। यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में गया और सर्वोच्च न्यायालय में इस आरक्षण के विरुद्ध 15 याचिकाएं दाखिल की गई। 15 याचिकाएं दाखिल की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देने से पहले, जब सर्वोच्च न्यायालय में युक्तिवाद चल रहा था, आर्गुमेंट्स चल रहे थे, तब जिन जिन राज्यों को आरक्षण की सीमा बढ़ाने में रुचि है और अन्य वर्गों को आरक्षण देने में रुचि है, उन सारे राज्यों को कहा था कि आप भी इसमें हस्तक्षेपकर्ता के रूप में आप भी अपना अधिवक्ता के माध्यम से अपना मत यहाँ पर प्रकट कीजिए। तो सारे ही प्रमुख राज्य, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, जितने भी नाम गिनाओ, सारे ही प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर युक्तिवाद किया गया। यह केवल महाराष्ट्र का प्रश्न नहीं था। हम जानते हैं कि आंध्र में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, मध्य प्रदेश में आरक्षण की सीमा 10% सवर्णों को आरक्षण बढ़ाई गई है, राजस्थान में जाट लोग आंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा में गुर्जर आंदोलन कर रहे हैं,
गुजरात में पटेल आंदोलन कर रहे हैं, गुजर, जाट, पटेल, मराठा यह सारे आंदोलन कर रहे हैं और सारे ही लोगों की मान्यता है और सरकार की मान्यता है, पॉलिटिकल पार्टीज की मान्यता है कि आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर और अधिक कर दी जाए। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है। यह निर्णय 2020 का निर्णय है और इस निर्णय में दो बातें बड़ी स्पष्टता से कही गई है। पहली बात तो ये कही गई है कि जिस गायकवाड़ आयोग के सिफारिशों के आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय को सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड घोषित किया, वह गलत बात है। असल में उसी स्टैटिस्टिक्स के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय यह प्रस्तापित करता है कि मराठा समुदाय सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग नहीं है, इसीलिए इसको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। कभी विस्तार से बात करने का समय मिला और हमारे मित्र जो मैत्री इंडिया चैनल के सर्वे सर्वा है वामन सोमकुर जी, यदि वो चाहें तो इस सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर विस्तार से बात हो सकती है। दूसरा सर्वोच्च न्यायालय का अवलोकन यह है कि वो कहते हैं कि भाई इंदिरा साहनी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह जो मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए जो खंडपीठ बैठा था, वह खंडपीठ 5 न्यायाधीशों का था। इन 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ को यह भी निर्णय करना था कि क्या इंदिरा साहनी का जो निर्णय है 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या इस निर्णय के पुनर्विचार की आवश्यकता है। ये प्रश्न कहाँ पर आया था? 2020 में जब मराठा समुदाय के आरक्षण का प्रकरण 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित हुआ, तब यह प्रश्न था। 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ कहता है, यदि वो कहता कि पुनर्विचार की आवश्यकता है, किसकी? इंदिरा साहनी के निर्णय के पुनर्विचार की, अर्थात 50% की आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, तो यह माना जाता कि 5 न्यायाधीशों का खंडपीठ इस पर निर्णय नहीं दे सकता था। उसके लिए 11 न्यायाधीशों का संविधान पीठ स्थापित करने की जरूरत है, ऐसा इस निर्णय में कहा जाना था। परंतु यह 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ यह मानता है कि इंदिरा साहनी में 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने जो 50% की मर्यादा लागू की है, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं। तो मराठा समुदाय का आरक्षण 2 मुद्दों पर निरस्त किया गया, रद्द किया गया। एक तो मराठा समुदाय सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है और मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण 50% से अधिक है, इसीलिए यह मराठा समुदाय आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। इसका परिणाम आगे चलकर ये होने वाला है कि जिन जिन राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण दिया है, वह सारे ही आरक्षण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाप्त होने की संभावना है। दूसरा परिणाम यह भी होगा, क्योंकि सारे ही प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय के आगे प्रलंबित है। दूसरा परिणाम यह भी होने वाला है कि केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन कर सवर्णों को जो 10% आरक्षण दिया है, वह आरक्षण भी इंदिरा साहनी के संविधान पीठ को मान्य नहीं है। इंदिरा साहनी के जजमेंट में स्पष्टतया कहा गया है कि आर्थिक आधार पर किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और अनुच्छेद
16(4) के अंतर्गत 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसीलिए यह सवर्णों के 10% के आरक्षण का प्रश्न भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रलंबित है और इसके भी समाप्त होने की संभावना है। अब थोड़ा सा इंदिरा साहनी के बारे में, विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं। इंदिरा साहनी का जजमेंट आया 1993 में। इसमें 9 न्यायाधीशों का संविधान पीठ था और 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने 2 बड़े ही अहम बातें कही 3 बार। और यह जजमेंट आया था अदर बैकवर्ड क्लास को जो आरक्षण दिया गया था 27%, उसको चुनौती दी गई थी। उसके संबंध में निर्णय है अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का इसके कोई संबंध नहीं है। मंडल आयोग 83 में है, उन्होंने अपनी सिफारिश कर दी। 83 के बाद मंडल आयोग के सिफारिशों पर कोई एक्शन नहीं ली गई, मगर 1990 में और 1991 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तब मंडल आयोग लागू किया गया और मंडल आयोग के चलते 50% की सीमा न लांघते हुए मंडल आयोग ने ओबीसी का जनसंख्या में प्रतिशत 52 है ऐसा निर्धारित करने के बाद भी मंडल आयोग ने स्वयं 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने उसको स्वीकार किया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान लिया। मंडल आयोग के इस प्रकार की सिफारिश और वीपी सिंह के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रकरण गया था। 9 न्यायाधीशों के खंडपीठों ने 2 बात कही, आरक्षण मान्य किया और इसके चलते ओबीसी को 27% आरक्षण मिला, ये बढ़ नहीं सकता क्योंकि सीमा 50% निर्धारित की गई है। और दूसरा, सर्वोच्च वो खंडपीठ, इंदिरा साहनी का खंडपीठ स्पष्टतया कहता है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। इसलिए भले ही संविधान संशोधन कर आरक्षण दिया गया हो, परंतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है, करेगा और संभावना है कि सवर्णों को दिया गया आरक्षण भी समाप्त होगा। तो यह 2 निर्णयों का जिक्र। अब सवाल यह आता है कि मैं यह इन निर्णयों का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, यह आपसे क्यों कर रहा हूँ, और इसका अनुच्छेद 16(4) से तो संबंध है, परंतु संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से इसका क्या संबंध है। संविधान निर्माता माननीय डॉक्टर बी आर आम्बेडकर से इसका क्या संबंध है। तो इसका संबंध ये है दर्शकों, इसका संबंध ये है, भारत के सार्वभौम लोग सुनो, इसका संबंध यह है कि इंदिरा साहनी के प्रकरण में 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने जो 50% आरक्षण की सीमा निर्धारित की, उसका उल्लेख कहीं पर भी संविधान में नहीं है। सवाल ये पूछा जाता है, जब संविधान में मर्यादा नहीं रखी गई है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह मर्यादा क्यों रखी और कहाँ से रखी। उसका जवाब यह है कि 30 नवंबर 1948 को जब संविधान सभा में संविधान के मसौदे का अनुच्छेद 10(3) अर्थात संविधान का अनुच्छेद 16(4) इस पर जब चर्चा चल रही थी, तब उस चर्चा का जवाब देते हुए माननीय डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं, वह मैं कल बताऊंगा विस्तार से, आज सिर्फ इतना कहता हूं कि वहाँ डॉक्टर आम्बेडकर कहते हैं कि रिजर्वेशन मस्ट ऑलवेज बी इन माइनॉरिटी। उसका कल विस्तार से बात करेंगे, अगले रविवार के व्याख्यान में उस पर अगले रविवार के व्याख्यान में उस पर विस्तार से बात करेंगे। कल रिकॉर्डिंग होने वाला है, इसलिए वो कल मेरे मुंह में आ रहा है। अगले रविवार का विषय होगा रिजर्वेशन मस्ट ऑलवेज बी इन माइनॉरिटी।
संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संविधान सभा दिनांक 30 नवंबर 1948। इसका अर्थ ये होता है बंधुओं भगियों, इसका अर्थ ये होता है कि जब संविधान का अर्थ लगाया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय अपने दिमाग से अर्थ नहीं लगाता। वो देखते हैं न्यायमूर्ति कि संविधान सभा में इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या, संविधान सभा में इसके संबंध में कुछ चर्चा हुई है क्या, और विशेषतः डॉक्टर अंबेडकर ने इसके संबंध में कुछ कहा है क्या। और यदि डॉक्टर अंबेडकर ने कुछ कहा हो तो उसका आधार लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान का अर्थ लगाते हैं। इंदिरा साहनी के प्रकरण में डॉक्टर अंबेडकर का नाम 25 बार से भी ज़्यादा आया हुआ है, और वो स्पष्टतया कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने 30 नवंबर 1948 को 50% की सीमा निर्धारित की। हम पर बंधन नहीं है कि हम उसको मान्य करें, परंतु उसके संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने जो तर्क दिए हैं, उसके संबंध में जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, वह सिद्धांत हम मानते हैं, और इसीलिए हम आरक्षण की मर्यादा 50% निर्धारित करते हैं। और इसी दृष्टि से अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद 16(1) क्योंकि 16(4) से संबंधित है, और फिर अनुच्छेद 16(4) हमारे आज के व्याख्यान का चर्चा का विषय है। आइए अब अनुच्छेद 16, 16(1), 16(2) और 16(4) की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 16 अर्थात संविधान के मसौदे का अनुच्छेद 10, कभी 10 आएगा कभी 16 आएगा व्याख्यान में, तो समझ लीजिए कि मैं एक ही अनुच्छेद की बात कर रहा हूं, और वह अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 16 है। यह अनुच्छेद विचार के लिए संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के नाते डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 30 नवंबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। जिनको इस अनुच्छेद पर जो संविधान सभा में चर्चा हुई उसको विस्तार से जानना है, पढ़ना है, तो मैं अनुरोध करूंगा कि संविधान सभा डिबेट्स अवश्य पढ़े। संविधान सभा डिबेट्स में अंग्रेजी में अवेलेबल हैं, हिंदी में अवेलेबल हैं, और मराठी में भी उपलब्ध हैं। मराठी के संविधान सभा डिबेट्स चाहिए तो मैं चाहूँगा कि आप माननीय वामावन सोमकुंवर जी से संपर्क करें। तो अनुच्छेद मसौदे का अनुच्छेद 10, संविधान का अनुच्छेद 16 इस प्रकार से हैं। 16 का शीर्षक है इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या है शीर्षक इस अनुच्छेद का? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, अर्थात सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अवसर की समानता। इसका क्या देखिए, अनुच्छेद 1 कहता है, शीर्षक कहता है सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता। इसमें 2 सिद्धांत हैं, एक तो समानता का सिद्धांत है और दूसरा सामाजिक न्याय का सिद्धांत है। तो शीर्षक में 2 बातें समाविष्ट है जो बाद में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। एक समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वेलिटी, और जब असमान समाज व्यवस्था में हम समानता की बात करते हैं तो सोशल जस्टिस का भी विचार किया जाता है। तो 2 बातों पर हम चर्चा करेंगे, इक्वेलिटी और सोशल जस्टिस। तो इसका खंड 1 कहता है देयर शैल बी इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स relating to employment or appointment to any office under the state। हिंदी में इसका अनुवाद राज्य के अधीन किसी पद पर या नियोजन में नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सिंपल है, सभी नागरिकों के लिए
सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। और इसी अनुच्छेद का आधार लेकर आरक्षण के विरोधक कहते हैं कि अनुच्छेद 16(1) कहता है कि सभी नागरिकों को नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। ऐसा अनुच्छेद 16(1) कहता है, तो फिर आरक्षण क्यों? सवाल समझ में आ रहा? क्या कहता है अनुच्छेद 16(1)? राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। विरोधक इसका आधार लेकर कहते हैं, जब अनुच्छेद का खंड 1 कहता है अवसर की समानता होगी, तो फिर आरक्षण क्यों? इसका जवाब अनुच्छेद 4 में है। और इसीलिए अनुच्छेद 4 जब भी पढ़ा जाएगा तब अनुच्छेद 1 के साथ ही पढ़ना होगा। और अनुच्छेद 4 का स्पष्टीकरण देते हुए, अनुच्छेद 4 का औचित्य प्रस्तापित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, यह समझना जरूरी है। क्योंकि शीर्षक में दो बातें हैं, एक समानता है और दूसरा सोशल जस्टिस है। तो कहीं कहीं इसका संबंध अनुच्छेद 2 से भी आता है, तो वह भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। 2 कहता है, राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी एक के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न ही विभेद किया जाएगा। यह अनुच्छेद 16 के खंड 1 का विस्तार है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है समानता होगी नियुक्ति में। अनुच्छेद 16 का खंड 2 कहता है कि किसी भी आधार पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 16(1) समानता की बात करता है, सकारात्मक बात करता है। अनुच्छेद 2 उसी को स्पष्टीकरण देते हुए धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान आदि आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह कहता है। और इसीलिए विरोधक आरक्षण के अनुच्छेद 16(1) और 16(2) की बात करते हैं, और समर्थक अनुच्छेद 16(1) की भी बात करते हैं, 16(2) की भी बात करते हैं और 16(4) की भी बात करते हैं। आरक्षण समझने के लिए 16(1) को समझना होगा, 16(2) को समझना होगा और 16(4) को समझना होगा। आइए अब अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है वो देखेंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल, नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2। नथिंग इन दिस आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state। बड़ा अच्छा ड्राफ्टिंग है बाबा साहब का, मैं फिर से एक बार इसको पढ़ना चाहूँगा, बड़ा अपील करता है मुझे, मैं पढ़ना चाहूँगा। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointments or posts in favor of any backward class of citizens which in the opinion of states is not adequately represented in the services under the state। इस अनुच्छेद की कोई भी बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से प्रतिबंधित नहीं करेगी। इसमें क्या क्या बातें हैं? पहली बात तो यह है कि इस अनुच्छेद के
खंड 1 और 2 राज्यों को आरक्षण के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबंधित नहीं करेंगे, स्पष्ट कहा गया है। क्या कहता है खंड 4? अनुच्छेद 1 में जो कुछ भी लिखा है या अनुच्छेद 2 में कुछ भी लिखा हो, परंतु यदि राज्य चाहे तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए सार्वजनिक सेवाओं में आरक्षण के लिए कानून बना सकता है, इसको प्रतिबंध नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(1) को और 16(2) को प्रतिबंध करने से रोकता है और राज्य को आरक्षण देने के लिए अधिकार प्रदान करता है। आरक्षण किसको? नागरिकों के पिछड़े वर्ग को। आरक्षण किसको? नागरिकों के पिछड़े वर्ग को। परंतु केवल पिछड़ा होना पर्याप्त नहीं है केवल पिछड़ा होना पर्याप्त नहीं है, उनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, ऐसी राज्य की राय भी होनी चाहिए। तो मैं इस अनुच्छेद को इस प्रकार से रखूंगा कि अनुच्छेद 4 खंड 4 16 का खंड 4 राज्य को पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण देने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 का खंड 1 और खंड 2 इस आरक्षण के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर सकते। पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है, परंतु राज्य की राय में वह पिछड़ा वर्ग राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो सारे पिछड़े वर्ग को नहीं मिलेगा। राज्य भले ही किसी को भी पिछड़ा घोषित कर दे, परंतु उनको आरक्षण देने से पहले राज्य की सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यह प्रस्तापित करना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा समुदाय के आरक्षण के संबंध में इस बात को अधोरेखित किया है कि मराठा समुदाय को राज्य की सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसलिए भले ही राज्य सरकार उनको पिछड़ा माने, परंतु उनको राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त है, ऐसा नहीं माना जा सकता। मैं अनुच्छेद 4 को फिर से दोहराता हूँ। अनुच्छेद खंड 4 खंड 1 कहता है कि नियुक्ति में समानता होनी चाहिए। खंड 2 कहता है धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान इस आधार पर नियुक्ति में भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु खंड 4 3 बातें कहता है। एक बात यह कि राज्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दे सकता है। इसमें खंड 1 और खंड 2 कोई बाधा उपस्थित नहीं करेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह पिछड़ा वर्ग राज्य की राय में राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त वर्ग होना चाहिए। राज्य की राय में राज्य को ये प्रस्तापित करना पड़ेगा। राज्य सिर्फ कह नहीं सकता, यदि न्यायालय में गया तो राज्य को सिद्ध करना पड़ेगा कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। और इस प्रकरण में ध्यान में रखिए, इंदिरा साहनी प्रकरण में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को चैलेंज नहीं किया गया था। चैलेंज किया गया था इंदिरा साहनी में, वह पिछड़े वर्ग के आरक्षण को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, संविधान सभा में इस पर क्या बातचीत हुई है तो वो देखते हैं। अब मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, वी कैन गो बैक टू आर्टिकल 10। द मोशन बिफोर हाउस इज द आर्टिकल 10 फॉर्म द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कभी तो भी, वो तारीख मुझे अभी याद नहीं है, यह आर्टिकल रखा गया था चर्चा के लिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अनुरोध किया था कि इसको अभी स्थगित रखिए, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, और वो रह गया था, इसलिए बाद में इस पर चर्चा की गई और फिर से
दिनांक 30 नवंबर 1948 को यह प्रस्ताव फिर से रखा गया चर्चा के लिए, और इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय जो एच के मुखर्जी थे, डॉक्टर मुखर्जी, वो कहते हैं कि हमने पहले अनुच्छेद 10 पर चर्चा स्थगित की थी, आज हम इस अनुच्छेद 10 पर चर्चा करेंगे, और इसीलिए वो प्रस्ताव रखे द आर्टिकल 10 फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 10, मसौदे का अनुच्छेद 10, ध्यान रखिए मैं अनुच्छेद 10 कहूँ या अनुच्छेद 16 कहूँ, मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि इस अनुच्छेद का मसौदे में क्रमांक 10 था, संविधान में वो 16 हो गया है। तो उपाध्यक्ष महोदय कहते हैं कि प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 10 संविधान का हिस्सा बन जाए स्वीकृति के लिए। चर्चाएं शुरू हुई है। मैं कुछ महत्व के लोगों के विचार ही आपके सामने रखना चाहूँगा। सारे ही लोगों की चर्चा यहाँ दी नहीं जा सकती, वह हमारे लिए आवश्यक भले ही हो, परंतु समय हमें उसकी अनुमति नहीं देता। और इसीलिए 16(4) के संबंध में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण बात कही है, उसी को मैं यहाँ पर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले श्री लोकनाथ मिश्र, संविधान सभा सदस्य लोकनाथ मिश्र। ध्यान रखिए ये सारे ही सदस्य कांग्रेस से हैं, सारे ही सदस्य कांग्रेस के हैं। मगर बड़ी अजीब सी बात है कि इस विषय पर चर्चा करते समय सवर्ण और अवर्ण ऐसा भेद भी दिखाई पड़ता है। अवर्ण समर्थन करते हैं तो सवर्ण इसका विरोध करते हैं, ऐसा चित्र भी दिखाई पड़ता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समर्थन भी करते हैं सवर्णों में से, परंतु सवर्णों का विरोध और अवर्णों का समर्थन, ऐसा भी चित्र इस चर्चा में दिखाई पड़ता है। पंडित लोकनाथ मिश्र एक प्रस्ताव रखते हैं। श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि, सुनिए, श्रीमान मेरा प्रस्ताव है कि अनुच्छेद 10 के खंड 2, 3 और 4 हटा दिए जाए। क्या संशोधन रखा है उन्होंने? अनुच्छेद 10 के खंड 2, 3 और 4 हटा दिए जाए, मतलब आरक्षण हटा दिया जाए।